बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। रंग ढंग के नए प्रोग्राम के साथ मैं मोहम्मद अकमल मलिक। जिस तरह आप लोगों को पता है कि इलेक्शन के इन दिनों में हम जंग के सियासी माहौल को अपने मुख्तलिफ जो हमारे सियासी दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, साथी दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली अंजुम साहब। लियाकत भाई, क्या हाल है? लियाकत भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जंग में और अरसा दराज से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। लियाकत भाई ने न सिर्फ जंग की सियासत बल्कि जंग से जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे जो शहर हैं उनकी सियासत को भी बड़ी करीब से देखा है और उनकी रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं। तो आज हम इस हवाले से इनके जंग की सियासत पे इनसे बात करेंगे कि जंग की सियासत इस वक्त कहाँ खड़ी है और आइंदा आने वाला जो इंतखाबात हैं उनमें सियासी माहौल का आप किस तरह का देखते हैं। लेकिन भाई जंग के 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, NA 108, NA 109 और NA 110। हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो हमारे जंग का इस शहर का माहौल रहा है, आपको भी इसका बहुत सारा अंदाज़ा है कि ज़्यादातर यहाँ पर शख्सियत का वोट रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे पीरी-मुरीदी के हवाले से भी ये सिस्टम रहा है। NA 108 में मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात और साहबजादा महबूब सुल्तान, ये 2 ऐसे बड़े कैंडिडेट हैं। वैसे तो इस हल्के में तकरीबन 17 कैंडिडेट हैं, लेकिन ये 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो उभर के सामने हैं। तकरीबन पिछले इलेक्शन में भी यही सूरत-ए-हाल थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है, मुस्लिम लीग नून छोड़ने के बाद, मुस्लिम नून जॉइन करने के बाद मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात की पोज़ीशन ज़्यादा मुस्तहकम हुई है या साहबजादा महबूब सुल्तान? और सियासी डायमेंशन इसका क्या है, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद हल्के भी कुछ थोड़े से तब्दील हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। लेकिन ये जहाँ तक आप बात कर रहे हैं NA 108 की, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जो सियासत है अगर हम उसको देखें तो उसमें शख्सी सियासत का जो रोल है वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। उसमें फिर धड़ेबंदी की सियासत है, बरादरियों की सियासत है, मुख्तलिफ सियासी ग्रोहों की सियासत है, वो इस हल्के में ज़्यादा असरअंदाज होती है। अलबत्ता पिछले जो इलेक्शन 2018 के थे उसमें भी और मौजूदा जो सूरत हाल है, जैसा आपने कहा कि साहबजादा महबूब सुल्तान और मखदूम फैसल सालेह हयात जो है उनका बड़ा क्लोज कंपटीशन देखने में आ रहा है। तो उसमें एक जो दोनों उम्मीदवारों में एक और जो मुश्तरका जो कदर है वो ये है कि दोनों का ताल्लुक एक रूहानी खानदान से है कि मखदूम फैसल सालेह हयात जो है वो पीर शाहजीना के दरबार के सजादा नशीन है और उनका एक खास हल्का मुरीदैन है। और इसी तरह जो साहबजादा महबूब सुल्तान है उनका ताल्लुक सुल्तान उल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहूकर खानवादा से है और उनका भी एक रूहानी सिलसिला भी है और जो है मुरीदैन और अकीदतमंदों की एक खास तादाद वो हल्के में मौजूद है। अगर हम यहाँ पार्टी की सियासत की बात करें तो मखदूम फैसल सालेह हयात ज़्यादा अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे और अब उन्होंने उसको छोड़ के मुस्लिम लीग नून ज्वाइन किया है। ये पहले दफा तो नहीं है कि वो किसी और पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले भी वो लड़े। लेकिन आप देखें कि जो यहाँ पे पार्टी वोट बैंक है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या दीगर जमातें हों, तो वो इस कदर ज्यादा नहीं है कि इन शख्सियात को कोई पार्टी तब्दील करने से ज्यादा फर्क पड़ता हो। अलबत्ता जो पिछले जो इलेक्शन हुए हैं, मैंने मतलब एक लंबे अरसे से हम इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो उसमें हमने देखा है कि जो पार्टी वोट बैंक है वो जंग में जंग शहर की हद तक तो एक जो मजहबी जमात है उसका एक मखसूस वोट बैंक था और आज तक मौजूद है। इसके अलावा जो सियासी पार्टियां उनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं था। लेकिन ये जुलाई 2022 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब में, तो उसमें मैंने तो पहली बार देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी कि उसका जो वोटर्स था, उसके वोटर्स का जो जुनून था, वो जो मैंने देखा है, तो मैंने इससे पहले जंग में किसी पार्टी के लिए इतना जुनून नहीं देखा। और आपके सामने एक रिजल्ट भी इस तरह थे कि जो उम्मीदवार थे वो खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना वोट जो है वो उनको मिल जाएगा या इतना टर्न आउट आएगा या वो इतना वोट हासिल कर सकेंगे। तो इस लिहाज से जो है अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर हम उसका मवाजना करें तो जो मखदूम फैसल सालेह हयात हैं, अगर हम फिगर हेड्स को देखें तो वो उनकी अक्सरियत उनके साथ नजर आती है।
क्योंकि वो एक तो चूंकि वो पिछला इलेक्शन हार गए थे बड़े बड़ा क्लोज क्लोज था, कंपटीशन, 600 का करीब। लेकिन उसके बाद फिर वो तकरीबन हल्के में इन रहे हैं, और ये इलेक्शन शुरू होने से भी काफी अर्सा पहले से वो हल्के में मौजूद हैं और अपनी भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जबकि जो उनके मुकाबले में साहबजादा महबूब सुल्तान है, उनको उस तरह वो मौका नहीं मिला। पीटीआई के 9 मई के वाकयात के बाद वो मंजर से गायब रहे हैं। अभी कुछ अरसे से वो अपने हल्के में दिखाई दे रहे हैं। तो जो फिगर हेड्स हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, और जो उनका जो हल्का है, खासतौर पे ये जो नई डिलिमिटेशन हुई हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो साहबजादा महबूब सुल्तान है, उनका जो ज्यादातर हाँ, वो कट गया है। एरिया था अहमदपुर सियाल का, वो उसमें से कट गया। और जो ये मोचीवाला ये और ये इस साइड पे जो शाहजीमना के इलाके हो गए सारे, ये जो इसमें ऐड हुआ है, ऐड हुआ। तो इसमें क्योंकि साहबजादा महबूब सुल्तान पहले कभी वो नहीं रहे इस साइड पे, ना तो वो इलेक्शन में उन्होंने कभी हिस्सा लिया है और ना यहाँ की सियासत में उनका ज्यादा रोल रहा है। तो इस हवाले से तो अगर देखें तो फिर हमें जो ग्राउंड पे पोजीशन है मखदूम फैसल सालेहात की बेहतर बेहतर नजर नजर आती है। लेकिन इसमें हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते, दो जो खास तौर पे फैक्टर्स हैं, एक सियाल शरीफ, ये सियाल शरीफ के जो मुरीदैन हैं या वो जो गद्दी है, वो भी साहबजादा महबूब सुल्तान को सपोर्ट कर रही है। और खास तौर पे जो पीटीआई का फैक्टर है, वो पीटीआई के टिकट पे नहीं है, लेकिन बहरहाल वो चूंकि पीटीआई के टिकट पे पिछली दफा कामयाब हुए थे और इस दफा भी उनको टिकट मिला था, तो वो जो एक पीटीआई का वोटर है ना, वो जो दो फैक्टर है वो बड़े मजबूत है। तो इसलिए ये कहना कि जो ग्राउंड पे पोजीशन है वो मुकम्मल तौर पे मखदूम फैसल सालेहात के हक में है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल है। कि अगर ये फैक्टर पीटीआई का फैक्टर अगर जुलाई 2022 वाला आ जाता है, क्योंकि उसमें भी दो चीजें गो के उस वक्त 9 मई का वाकया नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त ये भी था कि इमरान खान जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब तो वो जेल में भी हैं और उनको सजा भी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से कि वो फैक्टर जरूर काउंट करेगा, और अगर वो उसी तरह होता है तो फिर सूरत हाल अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि इस हल्के में आप क्या समझते हैं कि 2018 का रीप्ले होगा? मतलब दो कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ कि बहुत कम मार्जिन आया था, 600 का गालिबन फोटो, इस किस्म का मेरे ख्याल में कोई सिलसिला आपको नजर आता है कि शायद वो रीप्ले हो उसका? नहीं, दोनों सूरतों में देखिए, अगर मतलब कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा मजबूत, दोनों जो उम्मीदवार हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वाज़ेह तौर पे जो है कोई कैंडिडेट बहुत बड़ी लीड से जीतेगा। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा, और उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्राउंड पे जो पोजीशन है उसमें एज जो है वो मखदूम फैसल सालेहात को है। लेकिन अगर ये दोनों फैक्टर्स उसमें जो हैं वो काउंट होते हैं, क्योंकि वो साहबजादा साहब तो जो ये इलाका है, जो साबका गुलामी भी भरवाना का जो हल्का होता था, और उसमें जो इलाका है उसमें आप देखें कि असद हयात जो मखदूम फैसल सालेहात के छोटे भाई हैं, उनका एक ग्रुप मौजूद है, वो वहां से एमएनए का इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, और अभी भी वहां से वो एक पीपी 126 से उम्मीदवार भी हैं, और उनके जो मुरीद हैं उनकी भी अक्सरियत वहां पे मौजूद है, और वो वहां पे कैंपेन भी चला रहे हैं। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो साहबजादा महबूब सुल्तान जो है, उनकी वहां लोगों तक रसाई भी नहीं है और वहां वो नजर भी नहीं आ रहे। तो इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सिनेरियो में जो है, उस ग्राउंड पे जो चीजें नजर आती हैं, जो हमें मंजर-ए-आम पे नजर आती हैं, उनकी फेवर जो है वो मखदूम फैसल सालेहात की तरफ है। लेकिन अगर पीटीआई का, जैसे मैंने आपको कहा कि वो फैक्टर है, और फिर सियाल शरीफ वाला फैक्टर है, उनके अपने मुरीदान भी हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर सूरत हाल। लेकिन ये हम ये कह सकते हैं कि इस दफा हम पहली दफा देखेंगे अपना 2018 के इलेक्शन के बाद और जो 2022 में जिमनी इंतखाब हुआ था, कि एक सियासी फैक्टर बहरहाल हमें वाज़ेह तौर होता हुआ नजर आएगा। इसमें आप मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है? मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी जिंदगी में जो पीटीआई का जुनून था, एक सियासी पार्टी का जुनून था, वो जिंदगी में पहली बार जंग में हमें पहली दफा नजर आया। अच्छा, इसके साथ ही फैसल सालेहात साहब नीचे एक सूबाई नशिस्त पर भी लड़ रहे हैं, तैमूर भट्टी साहब के उनके मुकाबले में है, और गुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब। अब इसमें जो है ना बलोच फैमिली का फैक्टर भी एक सामने आ रहा है कि बलोच भी एक तरफ जो है ना वो हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि नीचे वाली सीट में क्या सूरत हाल होगी जो पीपी की है इसके हवाले से? देखिए जी, उसमें अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ था उस वक्त गाड़ी साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ रहे थे, तैमूर भट्टी आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और उस वक्त जो है तैमूर भट्टी साहब जीते थे। जी, लेकिन गाड़ी साहब तीसरे नंबर पे थे।
लेकिन आप ये देखें कि उसमें जो वो तैमूर भट्टी साहब हैं उनको मखदूम फैसल ग्रुप की हिमायत हासिल है। मखदूम फैसल साले हयात का जो वो हल्का है, आप उसमें उनके जो सियासी ग्रुप है उसको कतई तौर पे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आप देखें ना कि वहाँ जो सादात हैं तो उनका बड़ा एक जो है रत्ता मत्ता है, या इधर जो ये तकीशा मरहूम का खानदान है, तो वो एक बड़े बासर लोग हैं और इनका बड़ा मजबूत ग्रुप है। और ये लोग जो है मखदूम फैसल ग्रुप की अक्सरियत जो है वो तैमूर भट्टी साहब के लेकिन साथ इसमें एक और फैक्टर भी, आपकी बात काट रहा हूँ, माजूद चाहता हूँ कि बुखारी खानदान भी इंतखाब में हिस्सा ले रहा है, तो क्या समझते हैं कि इसका नुकसान हो सकता है? वो भी उसी यानी कि फैमिली से रखते हैं ताल्लुक, शाह जीबना के रिहायशी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसका कोई नुकसान? वो और पीपल्स पार्टी का टिकट भी है उनके जी पास। देखें, अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है वो आपको पता है कि वो उनके वोटर्स इतने ज्यादा नहीं लेकिन है। एक डैमेज जहां तक आप बुखारी खानदान की भी बात करें तो आप अगर देखें तो अमली सियासत से वो काफी हद काफी तक दूर है। दूर रहे हैं, मतलब वो उनके बहुत अरसे बाद वो आए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल, थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ेगा तो हो सकता है शाहजीमना के इलाके में, लेकिन चूंकि वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, उनका लोगों के साथ वो इंटरेक्शन नहीं है और सियासत में वो इस तरह यानी कि बहुत माइनर कहीं माइनर हुआ तो अगर हो अदरवाइज ऐसा कोई चांस अगर नहीं है। अच्छा सर, अब ये हमारा जो जंग का हल्का है, यानी कि जंग स्पेशली सारे बाकी तो जंग के हल्के हैं, हमारा जंग का शहरी हल्का है नेक्स्ट नौ, जिसमें ज्यादातर जंग का शहरी इलाका शामिल है। यहाँ सूरत हाल मुझे दिलचस्प नजर आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं कि शेख मोहम्मद याकूब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, ज़ाहिर है उनका अपना एक वोट बैंक है जो उस पर रखते हैं, और शेख वकास अकरम साहब, आप क्या समझते हैं कि जंग में इस दफा सूरत हाल कुछ डिफरेंट नहीं है देखिए जी, ये इस हल्के के चुनाव की? हाँ जी, ये जो शहरी नशिस्त है, आप देखें कि ये बड़ी अहमियत की हामिल है, और ख़ास तौर पे जो एक मज़हबी जमात का एक जो वोट बैंक है उसकी वजह से हमेशा ये जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो का भी मरकज़ रही है। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो 2 रिवायती हरीफ हैं, शेख अकरम ग्रुप और अहले सुन्नत वल जमात, वो तो आमने-सामने हैं ही, लेकिन इस दफ़ा जो है तीसरा जो कैंडिडेट है शेख याकूब साहब के वो मैदान में आ गए। अब आप मतलब जो मर्जी कहें, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो अहले सुन्नत वल जमात है, जो मौलाना अहमद लुधियानवी साहब हैं, उनकी जमात का एक शुरू से आज तक जो वोट बैंक है वो कभी कम नहीं हुआ, अगर उसमें इजाफा नहीं हुआ तो वो तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें कमी नहीं आई है। उनका एक मजबूत वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये भी पहली दफा हुआ है कि जो मौलाना मुआविया आजम साहब थे, जो लास्ट इलेक्शन में सूबाई सीट से अहले सुन्नत वल जमात राय हक पार्टी से ही मुंतखब हुए, वो भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और उसमें उनकी और लुधियानवी साहब की आपस में मुखालफत सामने आई, और पहली दफा ऐसा हुआ कि उनकी मुखालफत जो थी वो ग्राउंड में इलेक्शन के बाद भी नजर आई। अगर पहले कहीं होता था तो वो इलेक्शन से पहले मामला तय हो जाते थे, इस दफा ऐसा नहीं हुआ। अब देखना ये होगा कि जो मौलाना मुआविया आजम साहब हैं वो अगर मौलाना लुधियानवी साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे और वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो वो उनको किस हद तक नुकसान ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी तक उनका वाज़िया तौर पे मौलाना मुआविया साहब का अपना तो कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया वाज़िया तौर पे जिसे कहा जा सके, लेकिन उनके ग्रुप के कुछ लोग जो है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि वाज़ेह तौर पे शायद वो फिर भी ना कहें, लेकिन देखना ये होता है कि वो अपने ग्रुप को, अपने वोटर सपोर्टर को क्या कहते हैं, और उनकी हमदर्दियां जो हैं वो बज़ाहिर फील्ड में भी हमें जो उनके लोग हैं वो नजर आ रहे हैं कि वो नून लीग के अच्छा, कैंडिडेट। इसमें मौलाना मसरूर नवाज भी, मतलब वो भी इस कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, नीचे सूबाई असेंबली पर लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा इससे। ये देखो ना जी, मैं वही कह रहा हूँ, इस दफा ये भी इस दफा हुआ है ना कि मौलाना लुधियानवी साहब एमएनए की नशिस्त पे भी उम्मीदवार हैं और सूबाई सीट पे भी हैं, तो इस वजह से भी उनको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि मसरूर नवाज साहब, आप उनका मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो जमात में तो कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन वो इसी जमात की जानिब से पहले एमपीए भी रह चुके हैं, और सबसे जो मजबूत फैक्टर मैं समझता हूँ जमात में उनको सपोर्ट करता है कि वो इस जमात के बानी मौलाना हक नवाज जंगवी साहब के साहबजादे हैं। तो लोगों को जो एक अकीदत है उनसे, मौलाना हक नवाज जंगवी साहब से, तो उसकी जो वजह से उनको लामोहल्ला वोट पड़ेगा, और इनकी निचली सीट की जो मुखालफत है वो लुधियानवी साहब को उनकी एमए की नशिस्त पे भी मैं समझता हूँ कि वो नुकसान। आप क्या समझते हैं शेख याकूब साहब, वकास अकरम साहब, इनको आप कैसे रेट करेंगे? जब सियासी सफर भी इनका नहीं, जब देखें, अगर शेख याकूब साहब का बारे में अगर हम बात करें तो वो इस एनए की नशिस्त पे पहली दफा आ रहे हैं,
اس سے پہلے وہ شہری نشست MP بھی رہ چکے ہیں ان کی اہلیہ بھی اور رہ چکی ان ہیں۔ کی اہلیہ بھی جو ہے وہ اس نشست سے MP رہ چکی ہیں، اور ان کی شہرت ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یا لوگوں سے میل جول کے حوالے سے اچھی ہے، لیکن چونکہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں، تو اور جس سٹیج پہ بہت کم وقت مشکل رہ گیا critical تھا، stage شاید۔ کریٹیکل سٹیج پہ آ کے وہ کینڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں، تو اب ان کے لیے جو اس MP کے حلقے سے باہر جو باقی دیگر حلقہ ہے NA کا، اس میں لوگوں کو اپروچ کرنا، ان کو توڑنا، کیونکہ وہ پہلے سے ایک گروپنگ چل رہی ہے، بالکل وہ اہل سنت والجماعت اور شیخ گروپ بھی ایک ہے، اور ایٹ دا نیک آف دا ٹائم ان لوگوں کو توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ لامحالہ وہ اثر انداز تو ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ یعقوب صاحب کو ہمیشہ جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے اہل سنت والجماعت کی سپورٹ رہی ہے، تو جو شیخ وقاص اکرم ہیں ان کا بھی بڑا ایک مضبوط گروپ ہے، ان کے والد صاحب بھی MNA رہے ہیں، وہ تحصیل ناظم بھی رہے ہیں، شیخ وقاص اکرم خود بھی MNA رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو NA 109 کا دیہی حلقہ ہے ان میں ان کی گروپنگ موجود ہے، اور پھر جو یہاں پہ شیخ یعقوب کا تھوڑی سی مشکل آئے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ بھی شیخ وقاص اکرم کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا مولانا احمد لدھیانوی صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کے درمیان جو ہے بڑا سخت مقابلہ ہوگا۔ اس میں جو نیگیٹو پوائنٹ جو شیخ وقاص اکرم کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اور ان کا خاندان وہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، ان پہ 9 مئی کے واقعہ کا سلسلے میں ایک مقدمہ بھی درج ہے، اور ان کے جو ہے آئے روز پولیس ان کے گھر کے چکر لگاتی رہتی ہے، اور ان کی فیملی کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی کیمپین میں حصہ نہیں لے پا رہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے فائدے میں چلی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا یہ ووٹر پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ 9 مئی کو کیسا ریئیکٹ کرتا ہے، 8 فروری کو سوری، اس لیے جو میرے خیال میں جو اصل مقابلہ ہے وہ مولانا لدھیانوی صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب، اور یہیں پہ جو اگر نشست دیکھیں تو راستہ یعقوب سے PP 127 پہ مولانا لدھیانوی صاحب اور شیخ محمد اکرم صاحب، اور یہاں پہ مولانا مسرور نواز صاحب بھی ہیں۔ اس کو آپ کیسے ریٹ کریں؟ اس کو اب اس میں دیکھیں آپ جس طرح شیخ یعقوب صاحب NA کی نشست پہ پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں، اس طرح شیخ اکرم صاحب MPA کی نشست پہ پہلی دفعہ لڑ رہے ہیں، لیکن شہر میں بہرحال ان کا بڑا مضبوط گروپ ہے۔ وہ ان کے بیٹے جو نواز اکرم صاحب ہیں وہ چیئرمین بھی رہے ہیں میونسپل کمیٹی کے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مسرور نواز اور مولانا احمد لدھیانوی اگر دونوں امیدوار یہ الیکشن میں کھڑے رہتے ہیں اینڈ تک، تو اس کا نقصان ان دونوں کو ہوگا کہ وہ اپنے جو ووٹ وہ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، اور پھر آ کے جو مقابلہ ہے وہ شیخ اکرم صاحب اور راشدہ یعقوب کے درمیان ہوگا۔ اور راشدہ یعقوب چونکہ پہلے بھی MPA رہ چکی ہیں، وہ ایک خاتون ہیں، وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی جانی جاتی ہیں، اور شیخ اکرم کا بھی بڑا مضبوط گروپ ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ان دو امیدوار اسی طرح قائم رہتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ ان کا نقصان ہی نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس کا فائدہ تیسرے کینڈیڈیٹ کو ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ اب ہماری جو آخری نشست ہے اس میں NA 110، مجھے تو اس حوالے سے یہ ذرا کچھ آسان حلقہ لگتا ہے، لیکن اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صاحبزادہ امیر فرقان صاحب، محمد آصف معاویہ صاحب اور سائمہ اختر پروانہ جو پہلے بھی 2 بار غالباً ممبرس قومی اسمبلی منتخب ہو چکی ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کلوز فائٹ جائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کو زیادہ ایج حاصل ہے؟ وہاں پہ جی دیکھیں، چونکہ وہاں پہ صاحبزادہ امیر سلطان صاحب جو ہیں وہ بھی سلطان باؤ کے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا مزار بھی وہاں پہ ہے، اور وہ ایک بڑا مضبوط سیاسی گھرانہ ہے۔ اور اس حلقے میں اس سے پہلے صاحبزادہ نذیر سلطان بھی رہ چکے ہیں MNA، اور PTI کے ٹکٹ پہ امیر سلطان بھی کامیاب ہوئے تھے۔ ایک مضبوط سیاسی گروپ ان کے ساتھ ہے، اور دوسرا پھر PTI کا جو ہے فیکٹر ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ان کا لاسٹ ٹائم بھی آصف معاویہ صاحب جو تھے وہ ان کے رنر اپ تھے، تو اس دفعہ بھی جو اصل مقابلہ ہے وہ میرے خیال سے ان دونوں کے درمیان ہی ہوگا۔ یہ ہے کہ مولانا آصف معاویہ جو ہیں انہوں نے پچھلے جتنے عرصے سے وہ سیاست میں آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ ایسے امیدوار ہیں جنہوں نے ذاتی حیثیت میں اپنی جو ہے ایک ووٹ بینک بنایا ہے، ذاتی حیثیت میں بنایا۔ پھر یہ ہے کہ اس دفعہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ بھی حاصل ہے، اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی ان کو جائے گا۔ تو وہاں پہ بھی جو مقابلہ ہے وہ مولانا آصف معاویہ
اور साहबजादा अमीर सुल्तान के दरमियान होगा, और देखेंगे वो भी बड़ा क्लोज लगता है आपको क्लोज कंपटीशन जाएगा, क्योंकि सियाल फैमिली का फैक्टर भी तो होता है, बहुत सारे सियाल फैमिली जो है ना वो उसमें भी कैंडिडेट ज्यादा हैं, वो क्या आप समझते हैं कि इसका कोई फर्क पड़ सकता है? मेरे ख्याल में जी कि वहाँ अगर तो बिरादरीज़्म पे देखें, मुकम्मल तौर पे अगर बिरादरीज़्म पे इलेक्शन होता तो फिर तो शायद सियाल साहबान जीत जाते, लेकिन अब बाबर खान सियाल भी उम्मीदवार है, वो भी सियाल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। सामा अख्तर बरवाना है, वो भी सियाल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। आसिफ मुआवी हैं, वो भी सियाल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और फिर वो अमीर अब्बास सियाल जो हैं, वो अमीर अब्बास सियाल, वो हाँ वो भी आसिफ मुआवी है। तो मतलब मैं नहीं समझता कि सियाल फैक्टर उसमें कुछ ज्यादा काउंट एग्जिस्ट होगा। नहीं करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा नहीं करेगा। हाँ। तो आप समझते हैं कि ये भी एक क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता नहीं, है? मैं ये समझता हूँ कि जो है ना ये पिछले जो 2018 के इंतखाबात थे उनके मुकाबले में ज्यादा टफ कंपटीशन होगा इन दोनों उम्मीदवार के दरमियान। अच्छा, एक आखिरी सियासी सवाल, जो ओवर हम सियासी सूरत सिचुएशन चल रही है, क्या आपको अभी ऐसा लगता है कि ये जो अभी जो बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो मुकदमात के फैसले आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा? आप क्या समझते हैं कि इससे वोट बैंक उनका इंटैक्ट रहेगा या इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है? नहीं, मैं तो ये जाती तौर पे ये समझता हूँ, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देख लें और इंसानी नफ्सियात का भी अगर आप उसको भी मद्देनजर रखें, तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ, रादर देन कि वो ठीक हुआ या गलत हुआ, लेकिन इससे जो अब जैसे मैंने मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आपने देखा कि 2022 के इलेक्शन में उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, और अब ये सूरत हाल है कि वो गिरफ्तार हैं, उनको सजा हो चुकी है, और वो इस वक्त जो है वो सियासी शहीद बन चुके हैं, उनको बहुत मजलूमियत है उनके साथ। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो वोटर है उसमें कमी नहीं हुई, उसमें इजाफा हुआ है। अलबत्ता ये है कि चूंकि अब वो उनके इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, तो हो सकता है जो आजाद उम्मीदवार उनकी हिमायत से लड़ रहे हैं, तो कल को वो उनकी पार्टी ज्वाइन ना करें या उनको किसी और तरफ शामिल करवा दिया जाए। तो वो जो पीटीआई का फैक्टर था वो तो है, लेकिन उसका तो वो हल निकाल लिया गया। लेकिन बात यह है कि उनके जो वोटर है ना, वो इमरान खान से, यानी कि आप समझते हैं कि वो इंटैक्ट रहेगा। हमारे भी ये जाती राय है कि इसमें उनका वोटर जो है उनका सारा इंटैक्ट है। तो जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जिस तरह नाज़रीन आपने सुना कि इस इलेक्शन के बारे से हमने इस पे बात की और हमने इंतखाब है सियासी मंजरनामा, ज़ाहिर यकीनन ये हमारे अपने ख्यालात होते हैं, इसमें यकीनन लोगों को इख्तिलाफ राय का हक हासिल है और उस पे इख्तिलाफ राय अपना रख सकते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हम मजीद इस पे भी सियासी सवालात करेंगे, सियासी लोगों से बात करेंगे और सहाफ़ती लोगों से भी बात करेंगे, और इस सियासी माहौल को जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, या उस हवाले से आपसे इंशाअल्लाह ताला बातचीत होती रहेगी। तो इस वक्त मेरे को इजाज़त दी, आइंदा इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत